वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसके मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं। ये आज मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं, जिसमें एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो अभी तक नीट में पूछे गए हैं, लगभग 30 साल के। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग आज का टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं तो उसमें स्लो रिएक्शंस होती है। उसमें आपका कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आता है, जैसे फ्री रेडिकल आता है, या आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है, या न्यूक्लियोफाइल आता है। तो जनरली अटैक वहीं पे होता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सा कार्बन एटम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है। इन सब चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, किस तरफ, ये सारी चीज़ें बातें। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग टाइम ना खराब करते जाते हैं। 41 क्वेश्चन, इससे पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप चाहे 1 बाय 1 देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे मैं आपको बता दूँ, जो भी कमी दिखे उसको आप बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है अ टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो है ये मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, उसको विच ऑफ द, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो भैया, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन क्या होता है? देखो, नाम ही है टर्सरी, तो टर्सरी कार्बन होना चाहिए, और ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन होगी। तो भैया CH3 और ये आपका CH3। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको कहते हैं हम लोग टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। और भाई आइसो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन क्या होता है? तो सेकेंडरी ब्यूटिल CH3 CH, और यहाँ प्लस, और ये CH2, ये CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। अब टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी ब्यूटिल, उसका रीजन क्या है? तो देखो, -I इफेक्ट। अब देखो, जो होता है स्टेबिलिटी जो होती है, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, स्टेबिलिटी जो होती है भाई, स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका चार्ज। ठीक है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जरा देखो, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस पे देखो, ये CH3 है, यहाँ पे आपका कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये सारा निगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन कौन है? देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगा sp2, और sp2 कार्बन, और यहाँ CH3 के कार्बन पे कितना हाइब्रिडेशन है? sp3। और आप जानते हो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ क्लाउड करे, एक इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक, मतलब इसको क्या कर लेगा, इसको डिफ्यूज कर देगा, कुछ हद तक उसको कम कर देगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जबकि यहाँ पे देखो, दो ही तरफ ग्रुप लगे हुए हैं CH3, यहाँ से दो ही तरफ +I इफेक्ट लगेगा, तो +I इफेक्ट वजह से यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज कम होगा। तो एक तो ये रीजन है, इस वजह से कह सकते हो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कि सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन ड्यू टू +I इफेक्ट। लेकिन +I इफेक्ट यहाँ पे दिया गया नहीं है। ठीक है, -I दिया, +R दिया है, +R मतलब रेजोनेंस इफेक्ट दे रखा है, -R दे दिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई? हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है? अल्फा कार्बन पे डिपेंड करता है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन जो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। और अल्फा हाइड्रोजन आपके सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर मौजूद होना चाहिए, ऐसा कार्बन जिसपे sp3 हाइब्रिडेशन हो। तो जरा देखो, अगर हम इसको देखेंगे तो इस कार्बन पे आपका sp3 हाइब्रिडेशन है, यहाँ भी sp3, यहाँ भी।
और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, उस पर लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, या फ्री रेडिकल जो जहाँ पे मौजूद है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा का उसे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ऐसे ही फंक्शनल डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन उस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये अल्फा बीटा गामा याद रखो कॉमन नेम्स में आते हैं, लेकिन हम लोग अल्फा कार्बन का रोल बहुत जरा हम लोग आगे बार बार आएगा, उसको याद रखिएगा। हमारी बात रही अल्फा कार्बन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 2 3 यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पे आपके कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, ये अल्फा कार्बन है, इधर अल्फा कार्बन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे टोटल आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, तो इसलिए यहाँ इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप क्या रीजन लगोगा, हाइपर का। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता है तो बताइएगा, मैं उसका वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। फिर देखिए वही चीज। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों अगर लगे तो याद रखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा पावरफुल होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से भी ज्यादा पावरफुल होता है एरोमेटिसिटी। तो याद रखिए इस चीज याद रखिए, आ रही याद रखिएगा, ठीक है, आ रही याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है आपका, एरोमेटिसिटी। कहीं एरोमेटिसिटी आ जाए ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन पूछा गया, तो भैया जब हम लोग पहले हम लोग पावरफुल इफेक्ट लगाएंगे, तो ये एरोमेटिसिटी कहीं लग रही नहीं लग रही, रेजोनेंस कहीं लग रहा नहीं लग रहा, रेजोनेंस कहीं लगेगा ही नहीं। रेजोनेंस हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगता है, जहाँ अल्टरनेट पाई सिंगल लोन पेयर ऐसे हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो बेटा यहाँ पे पहले हम पावरफुल इफेक्ट लगाएंगे, रेजोनेंस इफेक्ट, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो पहले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, पहले केस में देखो अगर इसको ओपन करोगे तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने भैया, देखो यहाँ अल्फा कार्बन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये तो भैया बीटा हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ 2, यहाँ कितने हैं आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इस हिसाब से ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए नीट 2019 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आते हैं। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। अब जरा देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कैसे करता है कार्बोकैटायन को। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल समझ लो, हमने कहा था स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अगर मान लो देखा जाए तो जैसे मान लो मैं देखूंगा CH, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ मान लो CH2+ है, ठीक है। अब देखो इसका एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, तो ये बॉन्ड जब यहाँ टूटेगा इस पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो इसकी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगी जाके C, इधर H पे पॉजिटिव चार्ज, इधर H, इधर H, और ये डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से बार बार कॉन्जुगेशन होता रहेगा। तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर एक बार यहाँ आएगा, फिर एक बार यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होगा, फिर यहाँ। तो इसमें देखो एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये कितनी जगह बट रहा है, 4 जगह बटेगा। तो बताओ यार, एक लड्डू 4 जगह बांट दोगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चार्ज एज ए लोड होता है, परेशानी होती है, समस्या होती है। जिसको 4 लोग बांट लेंगे तो थोड़ी थोड़ी रह जाएगी, और जितना जहां परेशानी थोड़ी थोड़ी रह जाएगी वहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चार्ज बटेगा तो कम हो जाएगा ना। ओवरऑल चार्ज तो रहेगा एक ही यूनिट, ठीक है, ये तो सब काल्पनिक होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज यहाँ भी रहेगा पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल रहेगा, यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बचेगा तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सबस्टिट्यूएंट। देखो माइनस आई इफेक्ट जो होता है ये इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो दो ही तरीके के इफेक्ट आपके लगते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो माइनस वाले या प्लस वाले। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, यानी उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। तो जो ग्रुप कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं उनको माइनस से शो करते हैं। अब माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट इसी तरीके से माइनस एच माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे भी होता है, तो माइनस ई एस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जो होता है सबसे ज्यादा तो भाई फ्लोरीन का ही लगता है, और फ्लोरीन के बाद आपका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन OR का लगेगा, उसके बाद H2, तो ऑप्शन ए सही होगा। और इसमें बी भी ऑप्शन बेटा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, F से कम O की है, उससे कम N की है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इनकरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। इसमें से कौन सा कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल है। तो इसको आप कैसे करेंगे भाई, देखो फिर वही चीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, फिर वही चीज हम लोग आएंगे। स्टेबिलिटी जो होगी आपकी, स्टेबिलिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका चार्ज। तो जहां चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी जहां चार्ज बढ़ रहा है, जिसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बढ़ जाए वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें देखो अगर हम ए बी सी को देखें, डी में देखें, जहां पॉजिटिव चार्ज कम होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ जहां डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जरा देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो अगर रेजोनेंस कराओगे इसका ए स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर आपका यहाँ से यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा चीज इसमें NO2 ग्रुप क्या लग रहा है, NO2 ग्रुप आपका माइनस आई लगाएगा और साथ में माइनस आर इफेक्ट लगाएगा, यानी ये भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। फिर जरा इसको देखो, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी अगर हम इसको ऐसे डिलोकलाइज करेंगे बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसी तरह इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा। और जरा इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को देखोगे यहाँ भी ऐसे आप जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, देखो अब जानते हो भैया माइनस आई इफेक्ट जो होता है लेंथ ऑफ कार्बन चेन पर भी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजें कॉमन है, लेकिन एक जगह स्ट्रक्चर सी वाला स्ट्रक्चर आप देखो कि सी वाले स्ट्रक्चर में अगर हम रेजोनेंस कराते हैं तब भी इस वाले कार्बन आइटम पे आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। अगर आप देखो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ यहाँ आया, फिर ये ऐसे डिक्लोज पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस वाले आइटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। और NO2 हम जानते हो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, बहुत स्ट्रांग आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। आप देखिएगा NCERT में NO2 का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। NO2 है, फिर CN है, फिर COH EOH है, फिर इसके बाद F है, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है, फिर OH है, फिर OR है, ये माइनस आई का ऑर्डर होता है। फिर आपका NH2 है। तो ओवरऑल देख रहे हो NO2 का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से, और माइनस आई इफेक्ट क्या कर, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप बगल में है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा तो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन इसके केस में उसके स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में पॉजिटिव चार्ज कम होगा कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट यहाँ उतना लग नहीं पाएगा कि दूर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आपका सी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सी आंसर सही है। अगर आपको ना समझ में आया तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इज ए निगेटिव, गलत भैया। इलेक्ट्रोफाइल नाम है, इलेक्ट्रोफाइल फाइल मतलब लविंग,
इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी खुद ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो निगेटिवली चार्ज तो हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का जनरली न्यूट्रल स्पीच, ये भी गलत है। तो इसके अगला क्वेश्चन देखो, इसके अगला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन हमारा 45 है, इसके हम 46 क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे। ये मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखो, इसका दो ऑप्शन यहाँ देखो, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी नाइदर न्यूट्रल, आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। ये ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेते हैं। कुछ मैं इलेक्ट्रोफाइल के नाम बता रहा हूँ, जैसे आपका, जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, जैसे Cl+ है, कार्बोकैटायन है, ठीक है, Br+ है, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज वाले आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं। न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो न्यूट्रल में जैसे आपका SO2 है, CO2 है। अब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। यहाँ सल्फर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे SO3 है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, ऐसे देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं। और आपके इलेक्ट्रोफाइल जैसे NO2+ नाइट्रेशन में आपका यूज होता है, नाइट्रेशन में यूज होता है आपका NO2+। तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आपके इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, क्योंकि सेंटर एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, न्यूक्लियो, आंसर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नीट 2015 का क्वेश्चन था, जो नीट में जो पूछा गया था, उसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन चीज करेक्ट नहीं है। तो भैया देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे ज़्यादा टिकी हुई है। तो इसमें अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो आप जानते हो भैया, अमोनिया क्या है, अमोनिया इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें क्या अमोनिया है न्यूक्लियोफाइल, तो ये बात सही है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, याद रखना। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है भाई, अमोनिया इस तरीके से होता है। अमोनिया, नाइट्रोजन आपका 15 ग्रुप के एलिमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा, एक बचा लोन पेयर। तो देखो, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इसके लोन पेयर बचा हुआ है, और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फिर कहा न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, ये भी सही है भाई। न्यूक्लियोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जितने भी होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, अटैक कहाँ करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो न्यूक्लियोफाइल, हाँ यही, न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, यानी न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन नहीं सर्च करते हैं, ये भी सही है, कि उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ढूंढते हैं। वो क्या ढूंढते हैं, वो तो ढूंढते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी वो प्रोटॉन को ढूंढते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स प्रोटॉन को ढूंढते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। आंसर ऑप्शन डी आपका गलत है, यही ऑप्शन आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड ना, न्यूक्लियोफाइल आपके लुईस बेस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लुईस बेस, क्योंकि ये लोन पेयर डोनर होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आपके क्या है, लुईस बेस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मेथिल लिथियम। तो अगर हमारे साइक्लोपेंटेनोन को मेथिल लिथियम से रिएक्ट करें तो भैया क्या बनेगा। तो भैया देखो, साइक्लोपेंटेनोन है क्या, ये हमारा है साइक्लोपेंटेनोन, ये हमारा साइक्लोपेंटेनोन है। तो साइक्लोपेंटेनोन भैया क्या है, कीटोन है कि नहीं, पहले बताओ। ये कीटोन है, और ये कीटोन है, आप जानते हो जितने भी कीटोन्स होते हैं हमारे, और एल्डिहाइड, कीटोन्स और एल्डिहाइड आप जानते हो कौन सी रिएक्शन देते हैं,
कीटोन और एल्डिहाइड जनरली हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कार्बन जो अटैच है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। तो इसलिए से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैक ऑन कार्बन, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? मेथिल लिथियम से। तो मेथिल लिथियम, अब जानते हो ये लिथियम है, लिथियम क्या है? एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल का ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, और मिथिल की इलेक्ट्रॉन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो बॉन्ड इधर टूटेगा। तो ओवरऑल देखा जाए अगर आपका, तो इसमें CH3 माइनस होगा और आपका ये Li प्लस होगा। तो अटैक कौन करेगा? ये देखो CH3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल तरीके काम करेगा यहाँ पे, और ये न्यूक्लियोफाइल अगर जाके यहाँ मान लो इस कार्बन आइटम पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर टूटा जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा भैया क्या? तो साइक्लोपेंटेनोइल रेडिकल, साइक्लोपेंटेनोइल बाई रेडिकल, और साइक्लोपेंटेनोइल एनायन। तो ओवरऑल देख रहे हो आपका जब ये अटैक करेगा जाके यहाँ पे तो बनेगा क्या? तो आपका यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका CH3 हो जाएगा, तो ये साइक्लोपेंटेनोइल एनायन फॉर्म हो रहा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? साइक्लोपेंटेनोइल, साइक्लोपेंटेनोइल बाई रेडिकल, साइक्लोपेंटेनोइल रेडिकल, तो आपका साइक्लोपेंटेनोइल एनायन फॉर्म होगा। तो आंसर आपका C सही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इन्होंने, मैं मिटा देता हूं इसको। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। देखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होनी है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा। तो भैया देखो, अगर देखा जाए, अगर मान लो करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जरा पहला ऑप्शन देखो इसको, ये आपका पहले ऑप्शन में आपका CH3 है, CH है, और ये आपका, अगर मान लो इसको हम बनाएंगे यहाँ पे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखिए इसको अगर बनाएंगे हम इस तरीके से, तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। देखो, तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कह रहा है, तो डिलेक्ट, अब जानते हो एल्किल हैलाइड हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड खुद न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल देख के ही भाग जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? ऐसी जगह अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो भैया देखो, ये Cl है, Cl की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अटैक इस कार्बन पे होगा। अब इसका अटैक इस कार्बन पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे होगा। जब ये बॉन्ड ऐसे इधर अगर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर से शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या जगह? CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ये बॉन्ड, ये Cl इधर निकल जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ देखो, यहाँ ये भी तो निकलेगा, Cl भी तो टूटेगा, इसमें बी ऑप्शन ये गलत हो गया। इसमें देखो Cl टूट रहा है, ये नहीं तोड़ रहे हैं, तो ये भी तो टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका कार्बोकैटायन बनेगा। जब ये निकलेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये भी बॉन्ड टूटेगा, तो ये भी गलत हो गया, और इसमें तो H तोड़ रहा है, ये सब गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका ए ही आपका करेक्ट होगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। कंसीडर द, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्थिन। तो ये कह रहे हैं इस फॉलोइंग कंपाउंड को कंसीडर करो, तो इसमें किस कंपाउंड में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो जरा देखो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी
देखो अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, जहां आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जरा देखो, ये कार्बन है जहां पे फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, जहां आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जहां पे, सॉरी, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप हो, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। जहां पॉजिटिव चार्ज हो उसके बगल वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है। जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहाँ भैया ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जरा इसके बगल में देखो, ये बेंजीन लगी हुई है, यहाँ भी अल्फा कार्बन नहीं, यहाँ अल्फा, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ जरा देखो, ये कार्बन है, तो ब्रिज हेड वाला यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन ब्रिज हेड वाला कार्बन जो हाइपर, यहाँ पे हाइपर कंजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अगर मान लो यहाँ शिफ्ट करोगे, ब्रिज हेड पे ना ही पाई बॉन्ड स्टेबल होता है ड्यू टू स्ट्रेन, आप याद रखिए, ना ही पाई बॉन्ड ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, यहाँ नहीं। लेकिन इस कार्बन पे देखो, ये sp3 कार्बन है, और इस sp3 कार्बन पे आपका भी एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर आपका थर्ड आपका सही होगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी तीसरे में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल बी मोस्ट शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। अब चाहे कार्बोनियम आयन कहे या कार्बोकैटायन कहे, तो बात एक ही होती है। तो किसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा? देखो भैया, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ भी प्लस चार्ज आएगा। याद रखना, जो ये आपका एक्सेप्शनल होता है, तो याद रखिएगा, अगर मैं सी एच थ्री प्लस ये कार्बोकैटायन की बात करूं, और आपका ये CH2 प्लस कार्बोकैटायन की बात करूं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो स्टेबल ज़्यादा होगा वही तो जल्दी बनेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर डी सही होगा। इसमें इजीली बॉन्ड टूटेगा भी, ये ज़्यादा स्टेबल, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन और आगे अगर बात करेंगे, अगर मान लो इसमें मैं एक कार्बन लगा दूं यहाँ पे, अगर CH और यहाँ पे CH3 कर दूं और यहाँ प्लस, यानी इसकी स्टेबिलिटी याद रखिएगा, इसकी स्टेबिलिटी इससे आपकी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बस इसी का केस आप ये याद रखिए, और बाकी में कॉन्सेप्ट आपका चल जाएगा कि इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से आंसर आपका डी आपका सही होगा। तो उस मिला के हमने 50 क्वेश्चन आपसे अभी तक कर लिए हैं, और भी वीडियो करा चुका हूँ। मैंने टारगेट किया है एक एक क्वेश्चन आपका नीट का मैं अपने वीडियो में डालूंगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, जहाँ भी कमी है आप बताइए, जो भी आपको समझ में ना आए तो बताइए, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रखा है, ये 2013 का क्वेश्चन है, द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज। अब कह रहे हैं ये रेडिकल एरोमेटिक है क्यों? देखो भाई, एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिसिटी का मतलब है ना, ये रेडिकल एरोमेटिक है क्यों है? तो भैया ये रेडिकल एरोमेटिक क्यों है, अगर आप इसकी बात करें तो ये रेडिकल आपका एरोमेटिक क्यों है भाई? तो जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं, तो एरोमेटिक के केस में हम लोग क्या करेंगे? देखो, एरोमेटिसिटी क्या कहती है? एरोमेटिक ये कहती है, एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपका? साइक्लिक होना चाहिए, ठीक। और क्या होना चाहिए इसमें? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो ये CH2 है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका, और ये आपका अंदर आपके 3 पाई बॉन्ड है, तो एरोमेटिक तो इतना ही होगा, इतना एरोमेटिक है। तो इसमें आपका जानते हो कितने p ऑर्बिटल? तो जानते हो जहाँ पे sp2 वाइब्रेशन होता है, तो वहाँ पे हर जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है उस पर एक p ऑर्बिटल खाली होता है, तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा, एक यहाँ p ऑर्बिटल होगा, इन सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और तो वही तो मिलके ये पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, वही मिलके ये 6 p ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड आपका बना रहे होंगे। तो एरोमेटिसिटी के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो 6 p ऑर्बिटल, और ये एक हर ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जैसे मान लो हर ऑर्बिटल में इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इस p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें, तो आपका क्या एरोमेटिसिटी के लिए क्या इन्वॉल्व है? एरोमेटिसिटी 6 p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।
अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इसमें कहा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो भाई, जब भी कार्बोकैटायन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो, तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो। तो जरा देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें आपके 6, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसको अगर ओपन करोगे आप तो ये सी प्लस है, और यहाँ पे आपका 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 ये, एक CH3 ये, और एक आपका ये CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो 3 3 6 और 2 8 अल्फा, यहाँ पे आपके 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरीके से इसमें देखो कितने हो जाएंगे, ये तीनों CH3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 8 हो गए अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ आपके 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन लगा होता है, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, यानी आपका सेकेंड में 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो सेकेंड की, यानी सेकेंड आपका 3 ऑप्शन में दे रखा है। तो सेकेंड के बाद फर्स्ट में कितने हैं आपके 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट हो जाएगा सेकेंड के बाद फर्स्ट। तो 2 ऑप्शन है जिसमें सेकेंड के बाद फर्स्ट दिया हुआ है, बी आपका और ए ऑप्शन। तो इसके बाद थर्ड 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 हाँ, थर्ड में कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपका थर्ड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजिल कार्बोनियम आयन। बेंजिल कार्बोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी भाई। तो देख लो, बेंजीन रिंग में जितने कार्बन होते हैं, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है 3, यहाँ भी 3। तो बेंजीन रिंग में सारे कार्बन एटम पे sp2 हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ भी देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है होमोलिटिक फिशन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल, फिर वही चीज जो जो कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम कार्बोकैटायन या कार्बेनायन में लगेगा, वही कॉन्सेप्ट आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में लगेगा। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को, ये नीट 2013 कर्नाटका का पूछा है। इसमें देखो पहले आपका देखो, अगर मैं इसका आपका, और याद रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा जो होता, पहला हम ये CH3 बना लिए, तो उसमें अगर एल्केन का हम लोग कराएंगे होमोलिटिक फिशन, तो यहाँ से होमोलिटिक फिशन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। तो इससे फ्री रेडिकल भैया क्या बनेगा आपका CH3CH2 ये बनेगा जाके। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6, सॉरी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से इसमें देखो, इसमें अगर हम बीच वाला का देखो, इसमें अगर देखें, अगला है आपका CH2CH3। तो इसके केस में अगर हम जैसे मान लो बनाएंगे, तो ये बीच वाला कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इससे फॉर्म होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इसमें आपका अगर मान लो यहाँ से सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से होमोलिसिस होगी, तो इसमें आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसमें आप इस कार्बन को कराएंगे आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे ये वाला हाइड्रोजन, और इसमें आपके अगर देखेंगे, इसमें आपके यहाँ से हटाएंगे तो आप 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर मान लो स्टेबिलिटी की बात करें, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जिसमें देख लो, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए, कि इसमें देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें इसमें आपके 6 3 दिन 6 और 2 8, इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें आपके देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें आपके 6, इसमें आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एल्किल हैलाइड देते हैं, तो उसमें कुछ करना ही नहीं। आप याद रखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये Br वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल Br माइनस यहाँ पे निकल जाएगा, और ये आपका यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, इससे H प्लस निकलेगा, HBr बना लेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये भैया एल्डिहाइड आपका दे रखा है, इसको अगर ओपन करोगे तो C डबल बॉन्ड OH,
तो एल्डिहाइड में यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये तो आपका माइनस, ये प्लस, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। और एल्कीन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती हैं। ठीक है, एल्कीन आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है, पाई बॉन्ड है, तो उस पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, यहाँ कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और एल्कीन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, जबकि एल्किल हैलाइड आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका डी वाले ऑप्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये माइनस होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा एल्किहाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले हम इन दोनों की बात करें। देखो भैया, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब इसमें देखो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, यानी बेंजीन के अंदर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेंगे वो कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ पे OCH3 लगा है। अब OCH3 थोड़ा बल्की ग्रुप है, ये प्लेन से थोड़ा हट जाता है, इस वजह से इसका प्लस आर इफेक्ट आपका कम होता है, जबकि OH का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, तो ऑप्शन आपका इन दोनों में तो बी ही आपका सही होगा। अब और देख रहे हैं इनसे कोई बढ़िया अगर ऑप्शन होगा तो वो हम ले लेंगे। हम्म, हाँ, फिर आपका बी ही ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्यों बी सही, बी क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज तो कॉमन है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये रिंग में जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, CO के साथ भी डिलोकलाइज करेगा, इस वजह से रिंग में उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं पाएगा। ये CH3 है और ये NH है और ये C डबल बॉन्ड O CH3, इसका लोन पेयर आपका रिंग में चला जाएगा, ये इतना इधर डिलोकलाइज नहीं कर पाएगा और यहाँ तो रेजोनेंस इसका हो ही नहीं पाएगा। तो यार रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, तो आपका हिसाब से बी ही ऑप्शन उसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। देखो भैया, इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बड़े पॉजिटिवली चार्ज हों या न्यूट्रल हों, निगेटिवली चार्ज तो हो नहीं सकते। तो इसमें डी ऑप्शन दिया नहीं गया है, छूट गया होगा। तो इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रो, देखो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी आउटर मोस्ट में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इसके पास ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन में अगर देखोगे तो इधर H, इधर H और यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर लगे हुए हैं। तो जब ये लोन पेयर H+ आयन से जुड़ेंगे तो ये शेयरिंग में चला जाएगा, लेकिन तब भी इसकी ऑक्टेट आपकी पूरी रहेगी ऑक्सीजन की। तो इस वजह से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, भले पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन द फॉलोइंग। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखो भैया, अगर देखा जाए, ये देखो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज, और ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ भी आपका हाँ, ये वाले बेंजीन रिंग में भी सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और यहाँ पे ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। तो याद रखिए sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा कंफर्ट फील करता है, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से sp कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, तो उस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला जिस ऑप्शन में दे रखा हो, इसमें देखो दूसरे बी में दिया है, सी में दिया, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपका सेकेंड वाला होगा। सेकेंड वाला क्यों होगा भाई, सेकेंड में देखो इसमें भी sp2 है, ठीक है, और यहाँ भी sp2 है, इसमें सारे, लेकिन इसमें 6 के 6 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड है, इसलिए
बेंजीन रिंग की निगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कहते हैं ना, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। तो याद रखना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी जो इजिली मतलब चार्ज को रख ले, चार्ज तो बराबर है, फिर चार्ज तो सब पे निगेटिव निगेटिव चार्ज एक एक निगेटिव, लेकिन बात होती है कि क्यों, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगा वो निगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पर आई माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। तो भैया जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाती है तो याद रखना, वीकर बेस, जब कोई सॉल्वेंट नहीं कह रखा है तो इसके मतलब वाटर को ही आप मानेंगे, तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है हमारा, ठीक है, तो वाटर हमारा क्या है आपका, उसका न्यूक्लियोफाइल कम, तो याद रखना वीकर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, जो वीकर बेस होते हैं हमारे वो आपके थोड़ा बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वीकर बेस जो होते हैं हमारे वो बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपका वीकर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे अगर देखें हम लोग डाउन टू ग्रुप आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होता है, देखो एच एफ से ज़्यादा आपका होता है एच सी एल एसिडिक होता है, एच सी एल से ज़्यादा एच बी आर होता है, और एच बी आर से ज़्यादा एच आई होता है। तो इनके कॉन्जुगेट अगर आप जानते हो, वीकर स्ट्रॉन्गर एसिड विल गिव वीकर कॉन्जुगेट बेस। इनके कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। तो वीकर अगर मान लो बेसिक स्ट्रेंथ की बात देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, और वीकर बेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो वीकर बेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वीकर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, ये सही से अभी काम नहीं कर रहा है, जरा एक क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको आप कैसे करेंगे, या उसको ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन फिर वही चीज आ गई, इसमें तो टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसको लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ये भी वही चीज है। तो इसमें देखो भैया, इसमें याद रखिए ये वाला इसमें ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें क्या है, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए हैज ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन अ सिंगल प्लेन, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर द सेम बॉन्ड्स ऑफ सेम लेंथ। अब जहां भी सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम लेंथ होके होंगे, यानी सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है, लेस देन 1.54। 1.54 जो होता है कार्बन का सिंगल बॉन्ड की होती है, बट मोर देन 1.34, यानी 1.34 आपका ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। डबल सिंगल और आपके ट्रिपल के बीच में, सॉरी 1.54 आपका जो बॉन्ड लेंथ होती है आपकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, 1.34 डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, यानी बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड से कम है, ठीक है, और डबल बॉन्ड से ज्यादा है। इसके मतलब जो बॉन्ड कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसा केस किस में होता है, बेंजीन में होता है आपका, और जहां बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि बेंजीन में बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल बेंजीन बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, सारे एटम पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसा करता हूं, चलो और बाकी नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा हुआ है, और आपका थोड़ा
क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वेश्चन के वीडियो हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है, कल इसका बना दूंगा। जो भी आपको वीडियो देख रहे हो, जो भी को समझ में आ रहा है, देखिए, तो समझने कंटेंट देखिए आप लोग, कंटेंट हमारे वीडियो में आपको अच्छा मिलेगा, उसको देखिए। अगर आपको जो भी समझ में ना आए उसको आप बताइएगा, जो भी कमी रहेगा उसको पूरा किया जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।